हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कह सकता हूँ यूपीपीएससी एई के लिए। और आपका ये सब्जेक्ट आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और कुछ पोर्शन इसका गेट में भी आता है। तो आप लोगों को जैसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। ये सब्जेक्ट अपने आप में एक बहुत ही नया सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट टाइम यूपीपीएससी एई में इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि 2017 से ये जो मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ चुका है। तो इसलिए जो यूपीपीएससी एई का जो सिलेबस है और जो ईएससी का सिलेबस होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, सेम है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये सब्जेक्ट भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे स्लोली स्लोली और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक कंसेप्ट को बारीकियों से जानेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन चाहे वो थ्योरी से हो चाहे वो आपका कैलकुलेटिव हो, कुछ ना छूटे और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बनते चले जाएं एक ऑर्डर में। और मैं बताना चाहूंगा क्या कि भाई ये सब्जेक्ट आपका यूपीपीएससी एई में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी एई के पेपर सॉल्व करोगे तो आपको रोबोटिक्स और मैकाट्रॉनिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसके लिए क्या करने वाले हो भी, ईएससी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करने वाले हो। आपने कुछ नहीं करना है, जो प्रीवियस ईयर है ईएससी के वही आपने लगाने हैं, ताकि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस आ सके कि आप एग्जाम में इस सब्जेक्ट से पूरा 100% स्कोर कर सको। और देखो मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, ठीक है, दोनों एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट है। आप इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, बस आपको ये सब्जेक्ट के बारे में आपने पढ़ रखा हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो। ठीक है, और जैसा कि इस टाइम ये जो टाइम चल रहा है तो पूरी उम्मीद है कि यूपीपीएससी एई आगे एक्सटेंड होगा। वो अपने जो जून में डेट दी गई थी वो चांसेस उसके कम है कि ये जून में एग्जाम कंडक्ट हो पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस आप देख सकते हो, आप लोगों के पास ये डाउनलोडेड ऑलरेडी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर इंटरफेसिंग, ठीक है, सेंसर, एक्चुएटर्स, ये सब। तो देखो इतना जो पोर्शन है आपके पास देखा जाए तो इतना पोर्शन यहाँ तक। तो ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है इसको तो हम लोग कवर करेंगे पूरा जब हम मैकाट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, अभी हम लोग अपना जो रोबोटिक्स है हम लोग उसके बारे में जानेंगे यहाँ पे। तो रोबोटिक्स के लिए हमारे पास जो पढ़ने वाले हैं डिटेल में वो रोबोटिक क्लासिफिकेशन, रोबोट स्पेसिफिकेशन, नोटेशन, डायरेक्ट एंड इनवर्स काइनेमेटिक्स, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स एंड आर्म इक्वेशन ऑफ 4 स्कारा रोबोट, हम लोग इसके बारे में फिलहाल स्टार्ट करने हैं। तो ये सब्जेक्ट पहले रोबोटिक्स लिया है क्योंकि रोबोटिक्स क्या है कि एज कंपेयर टू मेकाट्रॉनिक्स इजी है। ठीक है, और आप इसको ज्यादा टाइम तक अपने माइंड में रिटेन भी कर सकते हो सब्जेक्ट को। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग रोबोटिक्स से स्टार्ट करेंगे और जब रोबोटिक्स एक बार कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग फिर मेकाट्रॉनिक्स अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो अब देख लेते हैं क्या हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है वो किस तरीके से डिफाइंड है रोबोटिक्स का। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे भी, इंट्रोडक्शन रोबोटिक्स का देखने वाले हैं जिसको हम लोग आज ही पढ़ेंगे। फिर उसकी क्लासिफिकेशन होगी, फिर उसका स्पेसिफिकेशन रोबोट का, क्या नोटेशन रोबोट्स को दिए जाते हैं, फिर ये फॉरवर्ड और इनवर्स काइनेमेटिक्स क्या है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और ये 4 एक्सिस स्कारा रोबोट क्या है। तो आप देख सकते हो कि जो आपका ये जो सिलेबस है ये आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट तो वो है जिसमें सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, वो ये शुरू के जो 4 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन रोबोटिक्स में मिलेगा वो सारा का सारा आपको यहीं से दिखने वाला है।
और अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको कह सकता हूं कि यहाँ पे आप लोग मैट्रिक्स देखोगे, कैलकुलेशंस देखोगे, कुछ रिलेशंस देखोगे मैथमेटिक्स के टर्म में, तो ये सारा जो है हमारे पास कह सकता हूं एक तरीके से कह सकता हूं कि ये कैलकुलेशन पार्ट है आपका। ठीक है, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है, एक बार पढ़ो चीजें, बहुत अच्छे से पढ़ो, आप नोट्स प्रॉपर बनाते रहना। ठीक है, ताकि आपको ये नोट्स मिलते रहें। और नहीं तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है जिसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लोगे, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे भी हम लोग ये जो पीडीएफ वगैरह जो भी मिलेंगी, नोट्स वगैरह हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रोबोट के बारे में। तो रोबोट होता क्या है, आप लोगों ने रोबोट के बारे में देखा होगा, आपने मूवीज भी देखी होंगी, और आप इमेजिन भी कर पा रहे हो कि एक ऐसी इमेज कुछ इस तरीके से हो सकती है। इस तरीके से इमेज आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, कि एक रोबोट होगा, इसके कुछ क्या होंगे, इस तरीके से जुड़ा हुआ होंगे, इसके हाथ होंगे, ये कुछ अजीब सा इसका क्या होगा, ये जोड़ने, दो लिंक को जोड़ने का काम कर रहा होगा। तो ये एक रोबोट होगा, कैसा चलता होगा, आपको सारा का सारा दिमाग में आ गया होगा। तो रोबोट क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है। रोबोट हमारे लिए क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है, जो क्या करता है, जो हम लोग उस रोबोट को बना रहे हैं, जो हमारा पर्पस से रोबोट को बनाने का, वो वाला टास्क क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, वाला टास्क वो परफॉर्म कर रहा है। या तो वो ऑटोमेटिकली करेगा, या तो वो ऑटोमेटिकली करेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे किसी रिमोट के द्वारा। बात समझ में आ रही है? जैसे ड्रोन्स होते हैं, तो ड्रोन्स को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल करते हो रिमोट के द्वारा, कर सकते हो। ऑटोमेटिकली कहने का सेंस ये है कि ऐसे रोबोट होते हैं जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग फीड कर देते हैं, और जिस पर्पस के लिए हमने उसको बनाया हुआ है वो पर्पस वो अपना फुलफिल करते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने पहले से उसकी सारी प्रोग्रामिंग सेट कर रखी होती है। ठीक है, तो ये जो है एक रोबोट की एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो आपको बिल्कुल पता होगी। उसके बाद हम देखते हैं क्या रोबोटिक्स सब्जेक्ट जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आप इसमें पढ़ोगे कि भाई रोबोट की कह सकता हूं जो यूज है, जो उसकी एप्लीकेशन है, वो कहाँ कहाँ हम लोग लगाते हैं। और साथ में क्या स्टडी करोगे कि जो भी रोबोट से जो टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, जो रोबोट से टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, उसके बारे में हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे मेरे पास एक टर्म बनती है टेली रोबोटिक्स। तो टेली रोबोटिक्स क्या होती है, कह सकता हूं कि जो रोबोट है, अगर हम उसको रिमोटली ऑपरेट करते हैं, अगर हम उसको रिमोटली ऑपरेट करते हैं, तो वो मेरा जो बन जाता है टर्म, हम उसको बोलते हैं टेली रोबोटिक्स। तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। अब देखो आपकी जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है वो ये है। और देखो एग्जाम में तो ये वाली डेफिनेशन आनी नहीं है, क्योंकि हाँ वो बात अलग है, अगर कन्वेंशनल देते हो आप ईएससी का, मेंस का, तो वैसी बातें आएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपको डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी। बट स्टिल आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, तो आपको रोबोट्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। तो रोबोट क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी, ये क्या है, एक ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड मटेरियल हैंडलिंग यूनिट है, जिसका यूज हम करते हैं टू प्रोड्यूस या वर्क अंडर ह्यूमन प्रोहिबिटेड रीजन। अब देखो इस लाइन का मतलब देखो, इस लाइन का मतलब देखो, अंडर ह्यूमन प्रोहिबिटेड रीजंस, मतलब आप एज्यूम कर सकते हो क्या कि आपकी जॉब लगी हुई है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और क्या हो रहा है, जो रिएक्टर या फिर कह सकता हूं जो मेरा प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट है, उसके अंदर आपको जाना है। तो आपको पता है कि न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो रेडिएशंस होती हैं काफी हार्मफुल होती हैं, जो ह्यूमन के लिए क्या होती है, डेंजरस होती हैं। तो अगर मैं अपनी जगह, मतलब उस कह सकता हूं इंजीनियर की जगह, अगर हम रोबोट को भेजें, उस रोबोट को भेजते हैं, तो जो ये ह्यूमन है ये बच जाएगा, ये ह्यूमन बच जाएगा। और ह्यूमन की जो लाइफ होती है बहुत ही प्रीशियस होती है। तो वो जो कह सकता हूं कि वो जो रीजन है जहां पे ह्यूमन को अलाउ नहीं करते हैं, वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन रोबोट का यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, इन रोबोट का यूज कर रहे हैं।
ठीक है। तो ऐसे रीजन, ऐसे जगह जहाँ पे रोबोट को, जैसे ह्यूमन को हम भेजते नहीं हैं, जहाँ पे उनकी लाइफ क्या होती है, रिस्क पर होती है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इन रोबोट को भेज सकते हैं। और कहाँ भेज सकते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि वॉर वगैरह में, मतलब जहाँ पे क्या हो रही, कोई लड़ाई हो रही है, कोई युद्ध हो रहा है, तो हम लोग वहां पे भी ह्यूमन की जगह रोबोट्स को भेज सकते हैं, ताकि जो ह्यूमन की लाइफ है हम उसको बचा सकें। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और क्या है कि कुछ इंडस्ट्रियल ऐसा काम होता है जो ह्यूमन नहीं कर पाता इजिली, और वहां पे हम रोबोट को भेज सकते हैं, तो वो क्या कर रहा होगा, वहां पे मटेरियल हैंडलिंग का भी काम कर रहा होगा। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है। उसके बाद देखो, एक और डेफिनेशन आती है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो स्टेटमेंट बेस पे होते हैं, तो उसमें वो डेफिनेशन बना के पूछ लेता है। तो अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूं, तो वो क्या है कि रोबोट क्या है, एक रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर है। ठीक है। जिसका डिजाइन किया जा रहा है कि वो जो मटेरियल है उसको मूव कर सके, उसको मैनिपुलेट कर सके, पार्ट्स को मूव कर सके, टूल्स का यूज कर सकता है। और उसमें क्या होना चाहिए, कह सकता हूं कि काफी वेरिएबल प्रोग्राम्स होंगे, उसको जो मोशंस प्रोवाइड कर रहे होंगे, ताकि वो वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सके। सही है। तो कोई परेशानी नहीं चाहिए। ये मैनिपुलेट क्या है, ये सब चीजें क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे सब समझ में आ जाएंगी। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, जो ये जो रोबोट है, ये जो रोबोट हम लोग बोले जा रहे हैं इतनी देर से, ये रोबोट जो वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से आया, इसका नाम किसने दिया? तो इस वर्ड का जो नाम है, जो इसके जन्मदाता है, उनका नाम है कैरल कैपेक। तो कैरल कैपेक ने जो ये जो वर्ड है रोबोट, ये दिया है। ये रोबोट किसने दिया है, कैरल कैपेक ने दिया है, 1920 में दिया है। ठीक है। रोबोट किसने दिया है, कैरल कैपेक ने। और ये कैरल कैपेक क्या है, यहाँ पे एक वर्ड आया था रोबोटो से। क्या आया था, रोबोटो से। तो ये रोबोटो क्या था, रोबोटो का जो मतलब था वो था फोर्स्ड लेबर। क्या था रोबोटो का मतलब, था फोर्स्ड लेबर। अब ये फोर्स लेबर क्या चीज होती है, तो देखो, फोर्स लेबर एक ऐसी लेबर है, एक ऐसी लेबर है जो काम आप इससे जितना मन चाहे उतना करवा लो, जो काम करवाना है वो करवा लो, लेकिन आपसे रिटर्न में वो कुछ नहीं मांगेगा। क्या नहीं मांगेगा, वो रिटर्न में कुछ नहीं मांगने वाला। ठीक है। तो वो जो होता है वो होता है रोबोट। रोबोटो वर्ड था, वो क्या था, एक कह सकता हूँ एक ये जीवित वर्ड था। और इसका जो मतलब निकला, इसका मतलब निकला फोर्थ लेबर से। ठीक है। तो फोर्थ लेबर क्या है कि जो आपसे रिटर्न में कुछ नहीं मांगता है। तो रोबोट का क्या है, एक तरीके से हमारे लिए फोर्स लेबर है। हम उसको बना रहे हैं अपने काम के लिए, और वो बदले में हमसे कुछ नहीं मांग रहा, बदले में आपसे कुछ नहीं मांग रहा। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके जो रोबोट है उसने कुछ काम करा और आपसे बदले में बोल रहा है कि सर मुझे टॉफी दो या चॉकलेट दो या मेरी सैलरी दो कि मैंने इतना काम किया है। ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। तो रोबोट क्या होता है, एक तरीके से फोर्थ लेवल होता है, एक बंधुआ कह सकता हूँ ना, जो मजदूर हो जाता है, बंध जाता है, तो वही वाली इसकी कहानी है। ठीक है। उसके बाद देखो, ये हमारे पास जो सेकंड वर्ड हम जो पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट है, वो क्या है, रोबोटिक्स। तो ये रोबोटिक्स का जो वर्ड है, ये किसने दिया है, तो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, इनका नाम है आइजैक एसिमोव। जैसे आपने आइजैक न्यूटन का नाम सुना है, उसी तरीके से रोबोट के केस में आप आइजैक एसिमोव को मत भूलना, क्योंकि कह सकता हूं कि रोबोट के बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज किसने दिए हैं रोबोटिक्स के, वो आइजैक एसिमोव ने दिए हैं। तो रोबोट के जो तीन महत्वपूर्ण लॉ हैं, जो तीन इंपॉर्टेंट लॉ हैं, वो आइजैक एसिमोव ने दिए हैं रोबोट के लिए। ठीक है। लेकिन क्या देखा गया, बाद में देखा गया कि एक लॉ हमने बाद में इंट्रोड्यूस किया। जब ये आइजैक एसिमोव ने जो तीन लॉ पहले दे दिए थे, उसके बाद एक लॉ ऐसा आया जिसको हमने बाद में इंट्रोड्यूस किया, और इतना नेसेसरी वो लॉ था, इतना ज्यादा जरूरतमंद लॉ था कि उसको हमें इन तीन लॉ से ऊपर रखना पड़ा। ठीक है। मतलब कह सकता हूं जो प्रायोरिटी है इस लॉ की, जो लास्ट में आया, उसको हमने सबसे ऊपर रखा। वो इतना इंपॉर्टेंट लॉ था। जिस तरीके से आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने वहां पे भी जीरोथ लॉ देखा था ना। तो जीरोथ लॉ क्यों आया था, क्योंकि
वो आफ्टर फर्स्ट लॉ कह सकता हूँ, आफ्टर जो लॉ हुए थे उनके बाद एक ऐसा लॉ आया जिसको मुझे जरूरत पड़ी कि मैं उसको कहाँ पुट करूँ, सबसे पहले पुट करूँ। इसी तरीके से क्या हुआ कि रोबोट के केस में जो लॉज होते हैं उनकी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। भाई हम रोबोट बना रहे हैं, ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में रोबोट ही हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए और वो आई रोबोट जैसी मूवी को क्या कर सके, जैसे मूवी में दिखाया था उस तरीके से कंडीशन ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये जीरोथ लॉ हमने बाद में ऐड किया गया। ठीक है, अब देखते हैं ये जीरोथ लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम लोग इतने जीरोथ लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आप देख सकते हो क्या कि रोबोट्स क्या है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और क्यों जरूरी है तो आप देख चुके हो भी। स्पीड बहुत अच्छी होती है रोबोट की, बहुत फास्टली काम वो कर सकता है। ठीक है, और जो हजार्डियस या डेंजरस टेम्परेचर है वो इस पर भी जाके काम कर सकता है। एक ही काम को बार बार कर सकता है। ठीक है, एक काम को बार बार करेगा और उसकी जो एक्यूरेसी वो तो आपको पता है, वो एक तरीके से मशीन है और मशीन की एक्यूरेसी जो रोबोट है वो क्या होती है एज कंपेयर टू ह्यूमन बहुत अच्छी होती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, आगे देखते हैं एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे आप लोग रोबोट को यूज कर सकते हो। तो आप अपनी आंखें बंद करो, आपको जहां रोबोट काम करता हुआ दिखाई दे जाए, जहां पे भी आपने रोबोट को अब तक देखा है, बचपन से लेके अब तक देखा है, आपके दिमाग में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। चाहे वो रिची रिच की रोबोट हो, चाहे वो रोबोकॉप का रोबोट हो। ठीक है, कॉप जो था रोबोकॉप जो आपने बचपन में एनिमेशन देखा होगा। ठीक, और बात करूं चाहे वो आई रोबोट की वो मूवी हो, चाहे वो चिट्ठी हो, ठीक है, अपने रजनीकांत बाबा की। ठीक है, ऐसे करते करते कह सकता हूं कि आपने जहां पे भी रोबोट देखा है वो सारी की सारी एप्लीकेशन आपके सामने आ गई हैं। क्या हो सकता है, ये रोबोट एक ऑटोमेटिक मशीन स्वीपर हो सकता है, वो स्वीपिंग का काम कर सकता है, झाड़ू पोछा लगा सकता है, साफ सफाई कर सकता है। चाहे तो वो क्या हो सकती है, ऑटोमेटिक कार होती है जो बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है, देखो इस तरीके से ऑटोमेटिक कार है। क्या हो सकता है, चाहे तो हम उसको जो माइंस वगैरह में हम लोग यूज कर सकते हैं, वॉर फील्ड में यूज कर सकते हैं, हम लोग उनको स्पेस में ले जा सकते हैं, या हम लोग कह सकता हूं उनको मिलिट्री वगैरह, और जहां भी हम लोग यूज करना चाहें हम लोग रोबोट को यूज कर सकते हैं। वो हमसे ना नहीं कहेंगे क्योंकि हम ही क्या है, उनके जन्मदाता हैं। आप ही लोग क्या कर रहे हो, रोबोट को बना रहे हो। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो क्या कि नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रोबोट ह्यूमन के जैसा कैसा भी हमने जो जो रोबोट है हमने कुछ कहीं हद तक उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो हमारी तरीके से ही क्या कर रहा है, सोच पा रहा है। जिस तरीके से हमारे पास क्या है, ये जो दिमाग है, ये जो ब्रेन है या फिर जो हेड है, जिससे हम लोग कुछ सोच पा रहे हैं कि ये चीज हमें उठानी है या ये लिखना है, तो ये जो सारा का सारा जो काम हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये सेंस हो रहा है और ये सारा का सारा मेरे ब्रेन पे आ रहा है और तब मैं कुछ परफॉर्म कर पा रहा हूं। उसी तरीके से अगर रोबोट को कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए उसका दिमाग चलना जरूरी है कि उसको पता तो हो कि उसको कोई चीज यहां से यहां रखनी है या फिर यहां से वहां जाना है, कोई भी काम परफॉर्म करना है तो उसको जो हैंडल करेगी उसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर उसको हम लोग एआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ब्रेन का और ए का काम क्या है, सेम हो गया। उसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारे पास जो हर्ट होता है वो हमारे क्या बताता है, वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये करूंगा तो इसका ये रिजल्ट होगा, ये करूंगा तो इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो रोबोट में भी क्या होता है, जो इमोशंस हैं, जो शुरू में रोबोट बने थे वो तो नहीं बने, मतलब उस टाइम पे उनके इमोशंस नहीं आ पाए थे, उनको नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे थे या जो वो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। ठीक है, तो उस टाइम पे रोबोट में इमोशंस नहीं होते थे। लेकिन आपने हाल फिलहाल में एक रोबोट का नाम सुना होगा जिसका नाम था सोफिया। तो कह सकता हूं ये जो सोफिया रोबोट है ये वर्ल्ड की फर्स्ट रोबोट है जिसमें क्या है, इमोशंस हैं। तो आने वाले टाइम में हम लोग रोबोट को इस तरीके से डिजाइन करेंगे, मतलब कर रहे हैं या फिर उस पर वर्क चल रहा है जहां पे वो सही सोच सकें कि ये काम सही होता है, ये काम गलत है, इसको करने से नुकसान है, इसको करने से उसको कुछ कह सकता हूं कि कोई हार्म नहीं है। तो ये सारा का सारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन में रोबोट में भी
इमोशंस को फिल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वर्क देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या आती है, जो ह्यूमन के पास क्या होती है, उसके पास हैंड होता है, ये हैंड, और क्या होती है, रिस्ट हो सकती है। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हैंड का काम क्या है, देखो ये पेन उठा लिया मैंने, घुमा दिया, इसको इधर ले गया, ऐसे कर दिया, नीचे कर दिया, इधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया, ऊपर ले गया, नीचे ले गया, ठीक है, आगे पीछे कर सकता हूं। तो ये जो सारा काम है ये हमारा हैंड कर सकता है। उसी तरीके से क्या होता है, जो रोबोट में भी क्या होता है, हैंड या रिस्ट होती है, जिसको आप लोग बाद में इसको एंड इफेक्टर के नाम से जानोगे। एंड इफेक्टर क्या है कि लास्ट में रोबोट के एंड में क्या इफेक्ट मिल रहा है, मतलब अगर ये पेन इस तरीके से रखा है तो मैंने रोबोट को किस तरीके से परफॉर्म किया होगा कि रोबोट ने इसको उठाया होगा, तो जब इसने रोबोट को उठाया होगा तो इस तरीके से उठाया होगा। इसका मतलब ये जो रिस्ट है ये कुछ इस तरीके से मूव करी, इसने एक मोशन दिया, ठीक है। या इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा तो देखो ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, जिसको हम लोग बाद में लिंक बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगी, आगे की तरफ मूव करेगी और इस तरीके से भी उठा सकता है। तो ये जो रोबोट है उसमें क्या होते हैं, उसी जिस तरीके से हमारे पास ये जो हैंड्स हैं, तो ये अगर मैं रोबोट में बोलूं तो ये लिंक बन हो गया, एक लिंक ये हो गया, और आपस में एक जॉइंट है जो मोशन प्रोवाइड करा रहा है, एक लेटिव मोशन दे रहा है इन दोनों लिंक्स के बीच में। तो रोबोट में भी क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। ये आपने थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ा होगा कि जॉइंट्स क्या होते हैं और लिंक्स क्या होती हैं। ठीक है, सब चीजें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, बट अभी क्या है कि जस्ट आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूं रोबोट का कि हमें क्या क्या देखना है। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई क्या कि हम लोग क्या चाहते हैं रोबोट में होना चाहिए। तो सबसे पहले जो इसेंशियल कंडीशन है कि रोबोट के पास क्या होनी चाहिए, उसकी एक एआई होनी जरूरी है, ये उसकी इसेंशियल कंडीशन है। उसके बाद क्या होना चाहिए, मुझे आउटपुट मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके पास एंड इफेक्टर होना चाहिए, जो बेसिकली क्या है, रिस्ट होती है। और अगर हम इमोशन डेवलप कर पा रहे हैं तो वो सोफिया जैसी एक रोबोट बन रही है, तो आने वाले टाइम में इस चीज पे भी वर्क किया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। आगे मूव करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि आपसे पूछता है कि आप मुझे बताओ जो 3H है रोबोट के वो क्या हो सकते हैं। तो अभी हमने जाना कि एक होता है हेड, एक होता है हमारे पास हैंड, और एक होता है हमारे पास हर्ट। तो इसका मतलब क्या है कि रोबोट के लिए जो 3H हो गए वो क्या हो गए, 3H रोबोट के लिए हो गए, अभी हैंड हो गया, हेड हो गया, हैंड हो गया और हर्ट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से रोबोट ह्यूमन के जैसा दिख रहा है, सॉरी रोबोट ह्यूमन के जैसा कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिल सकता है अगर थ्योरी से क्वेश्चन बनता है। लॉज ऑफ रोबोटिक्स की बात करेंगे, और लॉज ऑफ रोबोटिक्स में सबसे पहले, भले ही ये आया सबसे लास्ट में है, लेकिन जो इसकी सीनियरिटी है, मतलब जो इसका प्रीफरेंस है, सबसे पहले हम लोग इसी को मानेंगे, बाद में अगले लॉज को फॉलो करेंगे। तो इसको हमने नाम दिया जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ रोबोटिक्स। ये क्या बोलता है, जिस तरीके से हमारे पास भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहती हैं पीस बनाए रखने के लिए, क्या चाहती हैं, हम भी क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं ना कि समाज में पीस बनी रहे, ठीक है, शांति बनी रहे। उसी तरीके से कि कोई भी जो मानवता है उस पर कोई भी हार्म वगैरह ना पहुंचे। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो रोबोट बना रहे हैं वो सबसे पहले इस लॉ को जरूर मानेगा, इस रूल को जरूर फॉलो करना चाहिए कि वो जो रोबोट है वो कभी भी मानवता के लिए, कभी भी मानवता के खिलाफ, मतलब उसको कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो उसको हार्म पहुंचाए मानवता को। ठीक है, मतलब ह्यूमैनिटी सबसे पहले है, ह्यूमैनिटी सबसे पहले है रोबोट के लिए। वो ऐसा कभी भी कोई काम नहीं कर सकता कि वो ह्यूमैनिटी को हार्म पहुंचाएगा, ह्यूमैनिटी को हार्म पहुंचाएगा, या फिर क्या करेगा भी, उसको कोई भी ऐसा एक्शन ना करे परफॉर्म जो ह्यूमैनिटी को हार्म पहुंचाए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग रोबोट के किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे रोबोट के हम लोग सोशल एथिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि सोशल एथिक्स यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए मेन है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग बात किसकी करेंगे, यहाँ पे मानवता की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे बात किसकी करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ह्यूमैनिटी की, कि ह्यूमैनिटी सबसे पहले हम लोगों को बचानी है।
तो रोबोट बनाऊंगा तो कभी भी वो ह्यूमैनिटी के ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी को लॉस हो। बात समझ में आ रही है? तो ये फर्स्ट लॉ बोलता है अ रोबोट मे नॉट इंजर ह्यूमैनिटी और थ्रू इन एक्शन अलाउ ह्यूमैनिटी टू कम, मतलब ऐसा कोई एक्शन ना करे जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी पर कोई हार्म हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो उसके बाद आता है मेरे पास फर्स्ट लॉ आता है। भले ही आया था पहले बट इसकी सीनियरिटी थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, और अब ये क्या हो गया, ये आपका जीरोथ लॉ के नीचे आ गया। भाई इस तरीके से समझ सकते हो क्या कि जो आपके दादाजी हैं, सपोज करो वो कुछ टाइम के लिए बाहर चले गए थे, ठीक है, उस टाइम पे जो सीनियर थे वो आपके पापा थे। ठीक है, इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। अब क्या हुआ, जब दादाजी वापस आए तो सीनियरिटी हमने किसको दे दी, फिर से वापस दादाजी को दे दी गई। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है हमारे पास लॉ, रोबोटिक्स में भी यही काम हो रहा है। तो ये जो बोल रहा है, जो फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा, फर्स्ट लॉ बोलेगा यहाँ पे ह्यूमन के बारे में बात हो रही होगी, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हो रही होगी कि ह्यूमन क्या कह रहा है कि जो वहां पे हम लोग बात करते हैं मानवता की, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो रोबोट है वो ह्यूमन को इंजर नहीं करेगा, वो ह्यूमन को नहीं मारेगा या ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो ह्यूमन बीइंग को हार्म पहुंचाएगा। लेकिन कब तक ऐसा काम नहीं होगा, जब तक ये हायर ऑर्डर लॉ, मतलब जो इससे पहले वाला जो लॉ है जीरोथ लॉ को क्या नहीं करता, वायलेट नहीं करता। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या अंतर है दोनों में, दोनों में यही अंतर है। मतलब क्या है कि उस मानव को नहीं मारेगा, उस मानव को नहीं मारेगा, कब तक नहीं मारेगा, जब तक जो मेरा जीरोथ लॉ है वो क्या नहीं हो रहा, वो वायलेट नहीं हो रहा। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है भाई, ये तो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। या मैं बोलूं कि ये मरवा भी रहा है इस आदमी को और कह रहा है कि भाई अब तक तुम्हारी जो मानवता है वो बची रहे, ऐसा कैसे हो रहा है? तो सोच सकते हो, एक सपोज करो कि एक टेररिस्ट है, क्या है भी, एक टेररिस्ट है। तो टेररिस्ट क्या है, एक ह्यूमन ही तो है, एक ह्यूमन बीइंग ही तो है। अब ये टेररिस्ट क्या है, किसके लिए खतरा है, ये टेररिस्ट कोई अटैक वगैरह कराता है, कोई अटैक वगैरह कराता है तो ये मानवता के लिए, ये ह्यूमैनिटी के लिए तो खतरा है, ये एक ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे कि इस ह्यूमन को ना मारूं, इस टेररिस्ट को ना किल करें, नहीं तो क्या होगा, ये इसको खत्म कर देगा, ये तो आपको पता है ना। तो अब रोबोट क्या करेगा, अगर रोबोट इस आदमी को नहीं मारता है तो ये किसके लिए खतरा है, ये तो इसके लिए खतरा है। बस समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे जब ये मेरी ह्यूमैनिटी जिस टाइम पे क्या आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी, तो ये रोबोट के लिए ये वाला जो लॉ है, ये वाला लॉ उसके लिए सबसे पहले अहम हो जाएगा और वो फर्स्ट लॉ को कह सकता हूं काट देगा और वो क्या करेगा, इस टेररिस्ट को किल करेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से क्या है, ये जो फर्स्ट लॉ और जो जीरोथ लॉ है वो एक दूसरे कह सकता हूँ कॉन्ट्राडिक्ट हैं, एक दूसरे के कह सकता हूँ विपरीत हैं। लेकिन क्या है कि जो हमारी मेन है वो ह्यूमैनिटी को बचाना है उस ऐसे पर्सन से, तो उसके लिए जो फर्स्ट लॉ है वो उसके लिए वायलेट हो जाएगा और जीरोथ लॉ उसके लिए मेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितना कोशिश की, मतलब जितना आपको क्लियर कराने के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सीनियरिटी लेवल क्या है, पहले जीरोथ लॉ होगा मेरे लिए, आफ्टर दैट क्या होगा, फर्स्ट लॉ होगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरे पास आता है सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑर्डर जो ह्यूमन दे रहा है, ठीक है, वो रोबोट को मानने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, रोबोट को मानने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे ऑर्डर वो नहीं मानेगा जो जीरोथ लॉ या फर्स्ट लॉ को इफेक्ट कर रहे हो, उस पर कुछ असर डाल रहे हो। मतलब क्या है कि रोबोट आपने बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके ऑर्डर्स मानेगा। ठीक है, वो आपके ऑर्डर्स मानेगा, लेकिन ऐसा ना हो कल आपको बोलो कि भाई तो इसको मार दे, जाके इस पर्सन को मार दे, चाहे वो पर्सन अच्छा है, ठीक है, उसको बोलेगा इस पर्सन को मार दे, तो क्या वो मार देगा क्या रोबोट? नहीं मारेगा।
क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमने जो रोबोट का एक रूल वो भी है कि वो मानव को नहीं मार सकता जब तक वो ह्यूमैनिटी के लिए हार्म ना हो। अब आप अपनी आपसे दुश्मनी निकाल रहे हो तो वो रोबोट नहीं मान सकता, तो रोबोट को सारे ऑर्डर तो मानने पड़ेंगे, लेकिन क्या है, लेकिन वो ऑर्डर नहीं मानने पड़ेंगे जो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ और जीरोथ लॉ को क्या कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो जीरोथ लॉ सबसे पहले, फिर हमारे पास फर्स्ट लॉ, फिर हमारे पास सेकंड लॉ, इस तरीके से चलता है रोबोट। बात समझ में आ रही है? इन लॉ को फॉलो करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद देखो हमारे पास जो लास्ट लॉ आता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ रोबोटिक्स में बोलते हैं थर्ड लॉ। तो इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, भाई रोबोट है तो ऐसा ना हो कि रोबोट अपने एग्जिस्टेंस को, अपने वर्चस्व को ना बचा पाए, तो रोबोट क्या करेगा भी, अपने वर्चस्व को भी बचाना जरूरी है रोबोट के लिए, तो रोबोट अपने वर्चस्व को भी बचा के रखेगा। रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस, लेकिन वो कब तक करेगा, कंडीशन है उसके पास, एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड सच प्रोटेक्शन डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द अबव लॉस। मतलब क्या है कि रोबोट सबसे पहले किसको मानेगा, सबसे पहले जीरोथ लॉ को मानेगा, फिर उसको मानेगा, फिर फर्स्ट लॉ को मानेगा, फिर सेकंड लॉ को मानेगा। उसके बाद अगर वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो अगर रोबोट के कुछ हो रहा है तो वो अपने आप को पूरी तरीके से बचाने की कोशिश करेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर मैं देखूं तो सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो जीरोथ लॉ बन जाता है। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो सेकंड लॉ है, फिर हम देखेंगे, सॉरी, सेकंड लॉ हो गया, फर्स्ट हो गया, फिर हमारे पास थर्ड लॉ आएगा। थर्ड लॉ किसके बारे में बात हो रही है, रोबोट के बारे में बात हो रही है, मतलब रोबोट बचा रहा है अपने आप को। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि इसको सारे रूल्स मानने पड़ेंगे कि भाई वो जीरो, फर्स्ट और सेकंड के बारे में उनको हार्म नहीं होना चाहिए। जीरोथ लॉ हमारे लिए किसके लिए था, हमारे लिए मानवता के लिए था। ठीक है, यहाँ पे हम मानवता की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग मानव की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा था कि रोबोट को जो ऑर्डर दिए जा रहे थे उनकी बात हो रही थी, और यहाँ पे रोबोट का एग्जिस्टेंस की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये जो लॉ है आपने अब इसको बहुत डिटेल में समझ लिया। एग्जाम्पल मैंने कोशिश की उस तरीके से देने की कोशिश की कि आपको कोई चीज रटनी ना पड़े, कोई चीज रटनी ना पड़े, तभी तो मजा है सब्जेक्ट को पढ़ने का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं फटाफट। क्या है ये आपका, देखो लॉज ऑफ रोबोटिक्स में, और पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला ऑप्शन देखो, अ रोबोट शैल नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रो इन एक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग हार्म। तो भाई ये कौन सा लॉ है, ये तो अभी हमने देखा फर्स्ट लॉ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखो, अ रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमन एक्सेप्ट व्हेन सच ऑर्डर्स कॉन्फ्लिक्ट विद फर्स्ट लॉ। कौन सा ऑर्डर है, मतलब कौन सा लॉ है, तो अभी हमने देखा ये सेकंड लॉ है कि रोबोट को ऑर्डर मानने पड़ेंगे। उसके बाद देखो थर्ड लॉ, थर्ड क्या है, अ रोबोट मस्ट ऑलवेज प्रोटेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। तो देखो थर्ड लॉ बोलता तो क्या है, बोलता तो यही है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि ऑलवेज प्रोटेक्ट करेगा। उसने क्या बोला था, लेकिन उसने कंडीशन लगाई थी, प्लस कंडीशन कहाँ है यहाँ पे, यहाँ पे तो कंडीशन हमें दी ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो कंडीशन ना देने की वजह से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, हमेशा बचाएगा नहीं, बचाएगा कब तक नहीं बचा सकता, कब तक बचाएगा, जब तक वो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा हो। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर 1 एंड सेकंड होगा, वही इसका आंसर होगा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ईएससी में पूछा हुआ है, आई थिंक ये 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो थ्योरी से ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, यहां तक हम लोगों ने पूरा रोबोट्स के लॉस पढ़ लिए, किस तरीके से वो ह्यूमन के जैसे दिखता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या है, रोबोट क्यों पढ़ रहे हैं, क्या रोबोट का मतलब होता है, तो सारी हम चीजों ने हमने यहाँ पे डिटेल में जान लिया। उसके बाद हमें देखना है क्या, कि हमारे पास क्या होती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि WHO है हमारे पास, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या हमारे पास बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम क्या है कि पीस को मेंटेन करना, अपना जो भी दायरा है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। उसी तरीके से क्या होता है कि रोबोट को बना रहे हैं, तो रोबोट की जो टेक्नोलॉजी लगेगी, जो भी उसकी इंजीनियरिंग लगेगी,
ठीक है, जो भी रिलेटेड है उसकी कैसा अपीयरेंस होगा, कैसी बॉडी का लुक होगा, तो वो सारा का सारा कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होनी जरूरी है ना, एक बॉडी होनी जरूरी है ना, जो ये काम कर सके। जिस तरीके से क्या होता है भाई, हमारे पास जो लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारा का सारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉज होते हैं वो क्या करते हैं, बनाते हैं। पुलिस का करती है, पुलिस का अपना काम होता है कि उन लोगों को मेंटेन करके रखती है। उसी तरीके से क्या होता है, हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं रोबोट की, जो क्या करती हैं, रोबोट की जो भी इंजीनियरिंग लग रही है, जो भी टेक्नोलॉजी उसमें लग रही है, उनको कंट्रोल करे। और क्या है कि सोशल एथिक्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लॉज में आते हैं, तो उसको भी फुलफिल कर सके। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, एक को बोलते हैं EPSRC और एक होती है हमारे पास AHRC। तो इनकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, इंजीनियरिंग एंड फिजिकल साइंस रिसर्च काउंसिल। जो हमारे पास जो भी उसके इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स हैं रोबोट के, उनको डील करेगी। उसी तरीके से हमारे पास आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च काउंसिल AHRC, वो क्या करेगी, जो भी सोशल कह सकता हूँ जो इश्यूज है वो उनको डील करेगी। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके क्या किया, कुछ कह सकता हूँ कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए, जो डिजाइनर है या फिर जो बिल्डर है या जो यूज कर रहा है उस रोबोट को, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप एक क्या कर रहे हो, आप रोबोट को डिजाइन कर रहे हो या आप बिल्डर हो, उस रोबोट को बना रहे हो या फिर यूज कर रहे हो, तो आपको ये जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं इन सोसाइटी द्वारा, उनको क्या करना पड़ेगा, आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये क्या बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि अ रोबोट शुड नॉट सोलेमली और प्राइमरी डिजाइन टू किल अ ह्यूमन। मतलब यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि आप रोबोट को सिर्फ इसीलिए नहीं बनाओगे, आपका मेन मकसद यही नहीं होना चाहिए कि वो रोबोट को और ह्यूमन को मारने के लिए बनाया जा रहा है। मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी से अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए आपने उस रोबोट को डिजाइन कर दिया, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं करना है। दूसरा क्या है, दूसरा ये लिखा है, फॉर एनी मिस हैपनिंग, कोई भी ऐसा काम होता है जो कुछ कुछ हमारी नजरों में क्या है या फिर सोसाइटी की नजरों में गलत है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल वो रोबोट नहीं होगा। वो कौन होगा, वो ह्यूमन होगा, वो कह सकता हूँ यूजर होगा, या वो जो बिल्डर है या डिजाइनर है वो रेस्पॉन्सिबल होगा कि कुछ गलती हुई है, वो रोबोट ने, भले ही वो रोबोट ने की है, लेकिन क्या है, वो गलती किस रेस्पॉन्सिबल कौन है, वो यूजर है। उसी तरीके से जिस तरीके जो बच्चा होता है, अगर कुछ गलती करता है तो हम लोग सीधा किस पे ब्लेम बोल देते हैं कि इसके मम्मी पापा ने ऐसा ही इसे बताया होगा। तो ऐसी तरीके से क्या होता है, रोबोट क्या है भी हमारे लिए एक बच्चा ही है हमारा, और हम उसको बना रहे तो हम उसके पेरेंट्स हो गए हैं। तो जो भी रोबोट काम करेगा वो इनडायरेक्टली ब्लेम किस पर आएगा, हम पर ही आएगा, क्योंकि मैंने रोबोट को बनाया है। बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले ये बोला कि रोबोट को कभी भी हम लोग अपने मेन मकसद किसी को मारने के लिए नहीं बनाएंगे। दूसरा हमने ये बोला क्या कि कोई भी मिस हैपनिंग है, होती है रोबोट की वजह से, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रोबोट नहीं है, बल्कि वो खुद यूजर होगा। दो पॉइंट तो क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट इन्होंने ये बोला कि इट शुड बी डिजाइन इन सच अ वे टू एश्योर देयर सेफ्टी। उन रोबोट को इस तरीके से डिजाइन करना है, ताकि उनकी सेफ्टी भी बनी रहे, उनकी सेफ्टी भी होनी जरूरी है, अनिवार्य है। और जो लास्ट पॉइंट उन्होंने ये बोला कि रोबोट जॉब शुड ऑलवेज बी डिसाइडेड बाय अ ह्यूमन बाय डिसाइडिंग द परमिसिबल लिमिट्स एंड कैन एक्सप्लेन इन अ सिंपल लैंग्वेज। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो रोबोट हमने बनाया, जो रोबोट हमने डिजाइन किया, हमने क्या किया होगा, उसकी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ लिमिटेशन है। जैसे हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हमें उस दायरे को पार नहीं करना होता। उसी तरीके से अगर मैं रोबोट को बना रहा हूं, तो जो भी लिमिट्स वगैरह मुझे प्रोवाइड करानी है रोबोट में, एक दायरा बना के रखना है कि रोबोट इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो वो डिसाइड कौन करूंगा, वो ह्यूमन डिसाइड करेगा। ठीक है, वो ह्यूमन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और जो लैंग्वेज है होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। भाई आज आप रोबोट बना रहे हो, आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो रोबोट की, तो आप किस तरीके से उसको जो लैंग्वेज होंगी, अगर आप सपोज करो क्या कि आप जापान में रोबोट बनाते हो और आप सपोज करो इंडिया में भेज रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि जापान में लगाए तो जापान का मेड इन जापान हो गया, तो जापान का मतलब क्या है, जैपनीज लैंग्वेज आएगी वहां पे।
अब क्या है कि अगर जापानीज लैंग्वेज में वो रोबोट को यहाँ भेज देते तो क्या हम लोग समझ पाते? नहीं समझ पाते। तो वो क्या करेंगे, वो साथ में इंग्लिश जो कह सकता हूँ थ्रू आउट वर्ल्ड चलती है, और जो हिंदी अगर यहाँ पे भेज रहे हैं तो वो लैंग्वेज भी डालनी उनके जरूरी है, ताकि हम लोग समझ पाए उन रोबोट की वर्किंग कैसे कैसे हो रही है। तो यही बात बोली जा रही है कि जो रोबोट की जो जो रोबोट जॉब शुड ऑलवेज बी डिसाइडेड बाय ह्यूमन बाय डिसाइडिंग द परमिसिबल लिमिट एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन सिंपल लैंग्वेज में होना जरूरी है। ठीक है, ताकि वो यूजर फ्रेंडली हो सके। भाई अगर मैं आज कुछ चला रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना। अगर मोबाइल भी आता है तो आप देखते हो उसका मैनुअल होता है, वो 2-3 लैंग्वेज में होता है। एक तो वो लैंग्वेज होती है जो उसकी लोकल लैंग्वेज होती है, उसके बाद क्या होता है जहाँ पे भेजा जा रहा है वो लैंग्वेज भी आती है, ताकि हम लोग उसको पढ़ सकें और समझ सकें कि किस तरीके से ये परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो हमने थ्योरी कवर की है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे तो मैं इसको करा देता हूं, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको करा दूंगा। ठीक है, तो फिर भी आप एक बार पढ़ लो, आप इसको ट्राई जरूर करना। पहली बात क्या बोली जा रही है, रोबोट्स ओनली टेक परमिसिबल एक्शन। क्या रोबोट सिर्फ परमिसिबल एक्शन ही करेगा? जैसा भी मैंने आपको समझाया कि अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो कुछ एक्शन ऐसे होंगे जो आपको अलाउ किए होंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि रोबोट को भी वो एक्शन करने ही पड़ेंगे, उसके अलावा वो कुछ और नहीं कर सकता। बात तो ठीक है। उसी तरीके से क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल एक्शंस दैट आर ऑब्लिगेटरी फॉर रोबोट्स आर एक्चुअली परफॉर्म बाय देम सब्जेक्ट टू टाइज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग अवेलेबल एक्शन। मतलब क्या है कि जितने भी एक्शंस हैं रोबोट के लिए वो परफॉर्म होने चाहिए उन रोबोट के द्वारा। ठीक है, और कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट कर सके। ठीक है, मतलब क्या है कि एक तरीके से ये भी बात बिल्कुल सही कही जा रही है। और थर्ड पॉइंट क्या बोला जा रहा है, ऑल परमिसिबल एक्शंस कैन बी प्रूव्ड बाय द रोबोट टू बी परमिसिबल एंड इट कैन बी एक्सप्लेन इन ऑर्डिनरी इंग्लिश। तो बताओ, ये ऑर्डिनरी इंग्लिश में एक्सप्लेन होना जरूरी है। मतलब ये हमारा जो फोर्थ पॉइंट था उस प्रिंसिपल का, उसको आप इसको पढ़ना और उस वाले पॉइंट को पढ़ना तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है, तो मैंने तो समझ लिया इसका आंसर क्या होगा। अब आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्या ये 1 and 3 होगा, 1 and 2 होगा, 2 and 3 होगा, या फिर 1 2 3 तीनों ऑप्शन होंगे। ठीक है, आप इसको मेरे को बताना। ठीक है, और बाकी क्या करूंगा, इस वाले क्वेश्चन को और अच्छे से डिस्कस करके और हम क्या करेंगे, फाइनली मैं आपका आंसर बता दूंगा। वैसे आप लोगों को आंसर तो अभी भी पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर पता लग गया है तो कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी एक कह सकता हूँ एक कोशिश है उन बच्चों की जो बच्चे इस सब्जेक्ट को पेड के थ्रू नहीं पढ़ पाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, वो मोस्ट वेलकम है, इसको पढ़े। और ऐसा नहीं है कि अगर फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो कुछ क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखना जितना भी आपने पढ़ा है उसको एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है कि चीजें एक बार आपने पढ़ ली उसके बाद आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उस तरीके से कोशिश की जा रही है, उस तरीके से रिलेट कराने की कोशिश की जा रही है कि आप चीजों को कभी ना भूलो। ठीक है, तो ये हमारी कोशिश है और इस पर बस आप अपना प्यार देते रहिए। वीडियोस को लाइक जरूर करना, अच्छा लगे जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जो भी तैयारी कर रहे हैं ए के लिए। और ये सब्जेक्ट ईएससी, ठीक है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन गेट में भी इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि ये जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप हमारे चैनल से कुछ चीज ले पा रहे हो, कुछ सीख पा रहे हो, तो आपकी भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक अच्छे ह्यूमन के लिए कि आप भी इन रिटर्न में कुछ अच्छा काम करो। तो हमारे लिए बस अच्छा काम यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। और कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहां पे जो भी मटेरियल होगा विद रिगार्डिंग टू योर एग्जाम सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा प्लीज कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।